गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग पंजाब पीसीएस करंट अफेयर सीरीज। हमने कल एक पहला लेक्चर लिया था, उसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए थे और ट्राई करना इस सीरीज को आप पहले लेक्चर से देखते रहें, क्योंकि जो पहले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो चीजें मैं सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में इंक्लूड करता रहूंगा ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे। तो आप लेक्चर्स को देखना इन सीरियल मैनर ताकि आपकी चीजें रिवाइज भी होती रहें और आपको क्लैरिटी भी मिलती रहे। हमारा मेन फंडा यही है कि आपके जो करंट अफेयर्स हैं उस पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ना पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में और ना ही जो हमारे ओवरऑल करंट अफेयर्स हैं। बस आप इन पीडीएफ को पढ़ें, यहां से डाटा इकट्ठा करें, अपनी स्टैटिक नॉलेज के साथ इसको इंप्लीमेंट करें और आपका काम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपको स्टैटिक पे कमांड अच्छी रखनी है और जो हमारा डायनेमिक पार्ट है, करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। आप बस इस पीडीएफ में से फैक्ट निकालते रहें, क्योंकि आपकी स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। वो पहला टॉपिक है फिस्कल हेल्थ ऑफ पंजाब। अब एक चीज समझें, जब फिस्कल हेल्थ ऑफ पंजाब की बात होती है तो पंजाब गवर्नमेंट का जो फिस्कल स्टेटस है, इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ वर्स्ट इन एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अगर मैं आपको डाटा दूं पहले कि भाई क्या है फिस्कल हेल्थ, और पहले ये भी समझ लें क्यों है न्यूज में, क्योंकि आपको पता होगा जब फ्लड आए थे पंजाब में तब भी पंजाब के पास इतने पैसे नहीं थे टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन एंड पंजाब गवर्नमेंट वाज डिमांडिंग मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू टैकल द डिजास्टर। और वैसे भी हमें पता है कि पंजाब गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा क्या है, डेफिसिट है, बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है, डेट बहुत ज्यादा है, और उसी को लेके क्वेश्चन आता है कि ये कैसे कैसे है, क्या सिचुएशन है एंड हाउ टू डील दैट सिचुएशन, यही क्वेश्चन आएगा आपका। अब पहले ये समझ लें कि हमारे पंजाब की जो फिस्कल स्टेटस है, हेल्थ है, वो क्या है। 2024-25 का जो बजट आया था उसमें जो रिवाइज्ड एस्टिमेट थे वो 4.5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, और जो बजट हमने 25-26 का रखा था उसमें बजट एस्टिमेट था 3.8% ऑफ जीडीपी। और हमें पता है एक एक्ट है एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। उस एक्ट के अंदर जो हमारी लिमिट है स्टेट बोरिंग पे वो कितनी है, 3% है। तो पंजाब गवर्नमेंट उस लिमिट को हमेशा वॉयलेट कर रही है एंड यही जो नंबर्स हैं ये शो कर रहे हैं कि पंजाब का जो फिस्कल डेफिसिट है ये बहुत ज्यादा है। अब एक चीज समझें, ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं जो छोटी स्टेट हैं, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश, उसका भी फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, पंजाब गवर्नमेंट से अप्रोक्सीमेट डबल है। बट पंजाब गवर्नमेंट का जो इशू है वो फिस्कल डेफिसिट में नहीं छुपा है, वो उसकी निटी-ग्रिटीज में छुपा है। कैसे वो हम समझते हैं। अब एक चीज समझें, पंजाब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सरप्लस है वो कभी हुआ ही नहीं है बहुत देर से। मतलब बजट में 2 अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू अकाउंट में होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स। पंजाब का कभी रेवेन्यू सरप्लस नहीं हुआ है। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो आप अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च करते हैं, जैसे कि सैलरीज, पेंशंस, गवर्नमेंट का और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्चा होता है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट अपना डेली एक्सपेंडिचर तो मेंटेन कर पाएगी, उसके पास उतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए रेवेन्यू रिसीट्स भी होनी चाहिए। पर पंजाब गवर्नमेंट का बहुत सालों से रेवेन्यू सरप्लस नहीं हुआ है। मतलब हमें दिन का जो खर्चा करना है, डे टू डे काम करना है, उसके लिए भी लोन लेना पड़ता है एंड दैट इज द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ फिस्कल हेल्थ ऑफ पंजाब। अब उसमें भी एज पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ऑफ 2023 एंड 4, और ये रिपोर्ट आपको मेंशन करनी है, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट इज अराउंड 28,000 करोड़, फिस्कल डेफिसिट इज अराउंड 33,000 करोड़। अब देखें ओवरऑल डेफिसिट कितना है, 33 मान लेते हैं, और उसमें रेवेन्यू कितना है, 28। मतलब जो टोटल लोन लिया है, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट बोरोइंग्स, तो जो गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा है, इट इज प्राइमरली फॉर द रेवेन्यू पर्पसेस एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट। और उसके बाद आता है कि ये जो हमारी वीक स्टेटस है पंजाब गवर्नमेंट का, जो ये हमने बताया है, इसके रीजंस क्या क्या है वो पूछेंगे आपको। अब एक चीज समझें, पंजाब में बोला जाता है कि पंजाब की इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज नहीं है, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है पंजाब में, स्टेट ऑफ पंजाब का। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पंजाब में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। प्रॉब्लम कंट्रीब्यूशन की नहीं है। अगर हम इंडिया के एवरेज नेशनल एवरेज के हिसाब से देखें तो उसमें कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें,
आपकी पंजाब में एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है और सर्विसेज का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब मैंने आपको ये सारी कहानी बता दी है। अब इसमें एक और चीज देखिए, ये सारी जो पीडीएफ है इसमें फैक्ट्स भरे हुए हैं एंड दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू राइट अ जो हमारा सब्सटेंटिव आंसर है, स्पेसिफिक आंसर है, जेनरिक नहीं होगा वो आपका। अब इसमें देखें ये कहानी जो ये रही, अब देखें इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है। ये रहा आपका कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इज 25 to 27%, इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन इज 26 to 28%, सर्विसेज का 46 to 47%। तो ये नंबर देख के आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब में जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो वीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, जब पेपर में लिखेंगे भी कि पंजाब हैज इंडस्ट्री बट नो इंडस्ट्रियल एक्सेलरेशन, ग्रोथ इन इंडस्ट्री बड़ी वीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये नहीं लिखेंगे कि पंजाब में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन कम है जीडीपी में, वो तो नेशनल एवरेज के आसपास का ही है, बट उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब स्टैग्नेंट है। और बल्कि उल्टा हो रहा है कि पंजाब में इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल है वो बंद हो रही है, एंड दैट इज द वर्स्ट पार्ट। तो इसी के लिए आपको चीज ध्यान में रखनी है कि एग्रीकल्चर 25 to 7, 26 to 28 और 46 47, ये आपको एवरेज पता होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। अब हम देखते हैं रीजंस फॉर द जो हमारी जो बैड फिस्कल हेल्थ है ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। इसमें पहला रीजन क्या है, अब इसमें एक रीजन तो यही आता है सर कि पंजाब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। और अगर पंजाब गवर्नमेंट को आप खोल के देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किसका है, जो पावर सब्सिडी दी जाती है। पंजाब में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी या सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा, और उसका जो एक्सपेंडिचर है सब्सिडीज का वो बहुत ज्यादा है। वो क्या होता है, सब्सिडीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दैट इज द बिगेस्ट बर्डन ऑन फिस्कल हेल्थ ऑफ पंजाब। अब देखिए पहला क्या है, पहला है परसिस्टेंटली लो रेवेन्यू बॉयंसी, मतलब पंजाब का जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स है वो 14% ऑफ जीडीपी है, विच इज लोअर देन द मीडियन ऑफ इंडियन स्टेट्स। अगर इंडियन स्टेट्स का एवरेज ले, मीन ले या मीडियन ले, दैट इज उससे बहुत कम है पंजाब का रेवेन्यू रिसीट्स। मतलब पंजाब के पास रेवेन्यू रिसीट्स है ही नहीं है, मतलब जो भी इनकम है रेवेन्यू में, मतलब इनकम मतलब टैक्स से इनकम आती है, जो वैसे कोई सर्विस से इनकम आती है वो बहुत कम है। अगर वो बहुत कम है तो पंजाब के पास रेवेन्यू रिसीट्स है ही नहीं है, पर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है बिकॉज सब्सिडीज बहुत ज्यादा है। अब नीति आयोग ने बोला है कि पंजाब की रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कैपेसिटी हैज नॉट केप्ट पेस विद इट्स ऑब्लिगेशंस। भाई स्टेट आप देखें, पंजाब गवर्नमेंट एट प्रेजेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू इट्स जो आपके रेजिडेंट्स हैं, उसको एजुकेशन दे रही है। खर्चा तो बढ़ रहा है बिकॉज स्टेट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं स्टेट से, बट उस एक्सपेक्टेशन ऑब्लिगेशन के साथ साथ उसकी रेवेन्यू मोबिलाइज करने की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है एज पर नीति आयोग। अब आप देखेंगे लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई वैल्यू सर्विसेज रिस्ट्रिक्ट्स टैक्स बायोंसी। अब हम पंजाब में एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता नहीं है, कौन सा बचा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, वो ग्रो नहीं कर रहे हैं तो टैक्स आ ही नहीं रहा है, टैक्स बायोंसी आ नहीं रही है, ग्रोथ हो रही है पर टैक्स उस रेट के हिसाब से नहीं बढ़ रहा जिस रेट से ग्रोथ बढ़ रही है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर विच डोमिनेट्स, उस पे कोई लार्जली आउटसाइड द टैक्स नेटवर्क। अगला आता है सर कि जो अगला रीजन है वो है कि जो हमारी क्रॉनिक रेवेन्यू डेफिसिट लेंडिंग टू बोरिंग फॉर कंजम्पशन, मतलब हम कंज्यूम करने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, और जो पैसा बोरो करते हैं उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। तो कैग ने बताया कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, 28,000 करोड़ फॉर पंजाब, और जो बोरो फंड्स होते थे वो क्या कर रहे हैं, उससे हम सैलरीज दे रहे हैं, पेंशंस दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कर रहे हैं, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट का जितना भी अपना एक्सपेंडिचर होता है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है, अराउंड 1 to 2%। जो सारा पैसा लेते हैं मोस्टली कहां जाता है, वो रेवेन्यू में, ना कि कैपिटल में। वी विल सी दोस फैक्ट्स, पर आपको ये पता होना चाहिए एज पर कैग रिपोर्ट दिस इज द सिचुएशन। अब इससे क्या होता है, जब तुम पैसा उधार लोगे क्या करने के लिए, डे टू डे काम करने के लिए, तो वो बर्डन किस पे पड़ेगा, आने वाली जनरेशन पे, क्योंकि पैसा तो आपको टैक्स की फॉर्म में लेना ही पड़ेगा। तो दैट क्रिएट्स अ इंटरजनरेशनल इक्विटी की प्रॉब्लम एंड दैट रिड्यूसेस क्वालिटी ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्वालिटी का मतलब है सर कि फिस्कल डेफिसिट आपने किसके लिए लिया है। भाई अगर मान लो आप अपनी लाइफ में खर्चा कर रहे हैं, आपको एक एजुकेशन पे खर्चा करना है और एक आपको अपने कपड़े लेने हैं, तो दोनों के लिए आप कपड़ों के लिए लोन लेंगे, अच्छी बात नहीं है वो, पर एजुकेशन के लिए लेंगे तो अच्छी बात है।
तो क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने जो लोन लिया है वो उसका पर्पस क्या है। फिस्कल डेफिसिट पर से इज नॉट अ बैड थिंग, बट व्हेन इट इज टेकन फॉर द रेवेन्यू पर्पसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्पसेस, दैट इज अ बैड थिंग। अगर वो कैपिटल क्रिएशन के लिए है, दैट कैपिटल क्रिएशन विल क्रिएट इनकम इन द फ्यूचर एंड दैट इज गुड थिंग। और नेक्स्ट पॉइंट है हाई एंड रिजिड कमिटेड एक्सपेंडिचर, मतलब जो फिक्स है पंजाब गवर्नमेंट को देना ही देना है। जैसे प्रॉब्लम होती है पंजाब गवर्नमेंट में कि आपकी टीचर की भर्तियां हैं वो आपकी कंट्रैक्ट बेसिस पे है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कंट्रैक्ट बेसिस पे रखती है ताकि पेंशन का जो बर्डन है, कमिटमेंट है, वो कम हो जाए, ताकि पंजाब का जो रेवेन्यू है अकाउंट वो थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाए। अब इंटरेस्ट पेमेंट, भाई आपने लोन लिया, अब लोन लेने के बाद आप उस लोन की इंटरेस्ट तो देंगे हर साल, तो आपके बजट का मेन पार्ट कहां चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में। तो आपने जो पिछले साल लोन लिया था उसको अगले साल इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हो, तो पंजाब गवर्नमेंट की हालत और खराब हो जाती है। अब आता है नेक्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसको नोट कर लें, पावर सेक्टर लॉसेज एंड क्वाजी फिस्कल डेफिसिट। ये कैसे हमें बता देते हैं भाई। फिस्कल डेफिसिट में दो चीजें होती हैं, पंजाब गवर्नमेंट की अपनी कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी हैं, जैसे एक क्या है पीएसपीसीएल, ये पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। मान लो ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है, अब गवर्नमेंट को क्या करना है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देनी है या सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी देनी है, जो कि गवर्नमेंट देती है। इसका बर्डन किस पे पड़ेगा, पंजाब गवर्नमेंट पे। पंजाब गवर्नमेंट इसको बोल देते हैं कि तू लोन ले ले ये बॉडी, तो पंजाब गवर्नमेंट के बजट में उसको हम ऐसे एज अ लोन नहीं दिखाएंगे, दैट इज अ क्वाजी फिस्कल डेफिसिट या ऑफ बजट बोरोइंग्स। और ये भी प्रॉब्लम है कि है तो पंजाब गवर्नमेंट का ही, नाम किसके है, वो पीएसपीसीएल के। और दूसरा, पावर सेक्टर में बहुत ज्यादा सब्सिडीज हैं, आप देखें स्टेट गारंटीज रिलेटेड टू पावर सेक्टर आर 31,000 करोड़, मतलब 4 to 5% ऑफ स्टेट जीडीपी इज अबाउट गारंटीज टू पावर सेक्टर, क्योंकि इसको देना पड़ता है गारंटी लोन लेने के लिए। ये भी किस पे डेट है, एक तरह का ये भी क्या है, डेट बर्डन है ऑन पंजाब गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, दैट इज क्वाजी फिस्कल डेफिसिट। और नीति आयोग ने बोला है, पीआरएस ने बोला है कि भाई पावर सेक्टर गारंटीज आर अ मेजर कंटिंजेंट लायबिलिटी and that is basically a free or a highly subsidized electricity to agriculture, and now it is for the households also, are the structural losses that has to be taken into account. उसके बाद क्या आता है, वही हाई डेट है। देखें पंजाब का डेट इज अराउंड 45% ऑफ स्टेट जीडीपी इन 2004 and 5 एज पर रिवाइज्ड एस्टिमेट। इट इज अ वेरी हाई नंबर एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। टोटल लायबिलिटीज आर अराउंड 45 to 46। when I am saying total liabilities, it includes other liabilities also जो off budgetary borrowings हैं। पर यही क्या होता है, अब आपका पहले ही डेट ज्यादा है, फिर आपकी इनकम नहीं है, आपको डेट के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट के लिए लोन लेना पड़ेगा, और फिर लोन के लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज लाइक अ विशियस साइकिल दैट पंजाब गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू, और उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अब आता है लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ 1 to 2% कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, तो जो भी पंजाब गवर्नमेंट पैसा उठाती है उससे क्या होता है, उससे प्राइवेट सेक्टर के लिए मार्केट में पैसा कम हो जाता है, तो क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, और इससे क्या होता है, परसिस्टेंट रेवेन्यू डेफिसिट क्राउड्स आउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पंजाब गवर्नमेंट खुद नहीं कर पाती और ना ही प्राइवेट सेक्टर कर पाता है, बिकॉज जो भी मार्केट में मनी पड़ी है उसको गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया है, और यहां तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं या मनी कम होती है। अब आता है हाउ टू डील विद दैट। और दूसरा, पंजाब में प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस है। आप देखें पंजाब गवर्नमेंट का बजट का बहुत ज्यादा कंपोनेंट इज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर कैन नॉट प्रोवाइड ग्रोथ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यू हैव टू फोकस ऑन इंडस्ट्रीज और सर्विसेज, बट वहां पे पंजाब मार खा रहा है और वहां से इनकम नहीं आ रही है, इसलिए पंजाब का जो विशियस साइकिल है उससे बाहर आना मुश्किल है। तो ये तो पता है पंजाब गवर्नमेंट को भी कि पंजाब गवर्नमेंट को अगर डेट से निकालना है, देयर इज ओनली वन पर्पस, ओनली वन वे, दैट इज प्रमोट हाई जो हमारी सर्विसेज हैं और मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि जब ये प्रमोट होगा तभी उनके पास क्या आएगी, तभी उनके पास इनकम आएगी, तभी भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बाहर जाते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आने के लिए, क्योंकि पंजाब में इंडस्ट्रीज ग्रो करनी है। राजपुरा ग्रो हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन दैट मॉडल। और गुजरात तमिलनाडु ने मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और किया, और ये बिकॉज ऑफ द पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। उसको भी ब्लेम किया जाता है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री ट्रैवल फॉर वुमेन, उसकी अच्छी चीजें होंगी, but that is very negative, that has negative impact on fiscal health of the पंजाब गवर्नमेंट। अब आता है दूसरा, जब आपके पास FRBM एक्ट है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट,
उसमें बोला गया है कि भाई आपको फिस्कल डेफिसिट को 3% या उससे कम करना है, पर और रेवेन्यू डेफिसिट को खत्म कर देना है। तो एक तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट नहीं खत्म हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट फिर भी ज्यादा है, और आप उस एक्ट को बार बार अमेंड कर रहे हैं, और एज पर आप उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी आती है उसका एक ही फोकस है कि जो भी वोट्स गैदर करने के लिए पॉपुलिस्ट पॉलिसीज लेके आए, बट दैट इज नॉट गुड फॉर द पंजाब फॉर अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। अब उसके बाद आता है जो फाइनेंस कमीशन है, उसने बोल दिया है कि जो भी स्टेट बोरो करती हैं वो कुछ कंडीशन पे बोरो कर पाएंगी। अगर आप संविधान पढ़ें, वहां पे बोरोइंग की कंडीशंस हैं। अगर किसी गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लिया हुआ है, तो वो कहीं मार्केट से लोन नहीं ले पाएगी अनलेस और अनटिल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करे। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के जरिए बोला है कि आप जो भी लोन लेंगे वो 2 कंडीशन पे होगा। अगर आपका फिस्कल डेफिसिट सही नहीं होता, फिस्कल डिसिप्लिन नहीं लेके आते आप, तो आप एडिशनल बोरोइंग नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रिफॉर्म्स करेंगे जैसे कि पावर सेक्टर में, तभी आप बोरो कर पाएंगे, और आप बोरो कर ही नहीं पा रहे हो। और प्रॉब्लम हो गई है कि बोरो पे आप क्या लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप इतने जीडीपी का इतना परसेंट ही बोरो कर सकते हो। इससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि नाउ पंजाब गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम द मार्केट। ये और प्रॉब्लम है। और हाई फिस्कल डेफिसिट का इंपैक्ट क्या क्या है ये देखते हैं। भाई पहला इंपैक्ट क्या है, जब फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होगा तो कोई इंडस्ट्री आएगी पंजाब में इन्वेस्ट करने के लिए, बहुत कम आएंगी। अगर उनकी पंजाब गवर्नमेंट की फिस्कल हेल्थ ही क्या है, खस्ता है। और इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाती है, क्राउड आउट हो जाती है, जो आपको अभी बताया हमने। इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं हो पाएगा, सर्विसेज सेक्टर ग्रो नहीं हो पाएगा। जैसे आप देखेंगे मोहाली जो ये एरिया, ये आईटी हब बन रहा है, बट इसको बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब जब तुम ये करेंगे तो तुम्हारा जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर चल रहा है, भाई आपने हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए काम किया, पैसा लगाया, अब एजुकेशन की आउटकम एक साल में तो आने वाली नहीं है, इट इज वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और आपने 1-2 साल में पैसा खर्च कर दिया, बाद में आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है वो भी क्या हो जाएगी, गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। और इससे पंजाब डेट ट्रैप में फंस जाएगा कि पैसा लेगा उधार, उसका इंटरेस्ट देगा, फिर उधार लेगा, इससे और काम खराब हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, अब जब तुम्हारे पास फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है तो कोई भी क्राइसिस को डील करने की आप में हिम्मत नहीं होती। जैसे कि आपने देखा कि जब फ्लड्स आए, पंजाब गवर्नमेंट वाज फेसिंग वेरी सीरियस इशू कि पैसा नहीं है उसको डील करने के लिए। दैट्स व्हाई सेंटर पे डिपेंडेंट है हम। ये भी एक स्टेट की अच्छी बात नहीं है। उसके बाद क्या है, इंटरजनरेशनल इक्विटी। इसका मतलब ये है कि जब आप डेट ले रहे हैं, इट इज अ बर्डन ऑन अ फ्यूचर जनरेशन फॉर अ स्पेंडिंग एट प्रेजेंट। इट इज क्रिएट्स अ एक्सक्लूसिव ग्रोथ एंड नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड दैट क्रिएट्स इंटरजनरेशनल इक्विटी इश्यूज। अब इसको कैसे डील करें सर, पहली बात तो ये है, ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में कि हमें पॉपुलिस्ट पॉलिसी पे फोकस नहीं करना है। गोल हमारा सिंपल है, ग्रोथ ऑफ पंजाब, एंड दैट्स व्हाई वी शुड हैव फर्स्ट वन थिंग कि हमें टारगेट सब्सिडीज देनी है, ना कि यूनिवर्सल नीड बेस्ड देनी है। सभी वुमेन को नहीं देनी है, जो वुमेन का रिक्वायरमेंट है उसको देनी है। और जहां पे डीबीटी दिया जाए वहां दे, ताकि सब्सिडीज का मिसयूज ना हो। फार्मर्स उन्हीं की हेल्प करो जो फार्मर्स क्या है, उनको इलेक्ट्रिसिटी अवॉइड उनको ना दें कि जहां पे रिच फार्मर्स हैं, उनको दें जो फार्मर्स को हेल्प सच में चाहिए। और वैसे ही बजटिंग में पैसा उन डिपार्टमेंट्स को दें कि आपको पैसा दिया, अब बताओ आपकी क्या आउटकम है, आउटकम के बेस पे पैसा दें, ना कि पैसा देके भूल जाएं। दैट इज आउटकम बजटिंग। इट इज ऑल्सो required at national level, and we are talking about state level. This is also required. और contain committed expenditure, जो आपका committed expenditure है, for example on pension reforms। अब पेंशन रिफॉर्म में आता है ना कि अब न्यू पेंशन पॉलिसी आई है ताकि स्टेट गवर्नमेंट पे पेंशन का पूरा बर्डन ना हो, इंप्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन हो। वर्कफोर्स प्लानिंग ऐसे करो, ऐसा ना हो कि स्टेट में आप जॉब्स ही दे रहे हैं, जॉब्स ही दे रहे हैं, और आप जॉब देंगे तो स्टेट का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर है उस पर फर्क पड़ेगा। तो अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी उसी हिसाब से प्लान करें। अब एक चीज देखेंगे, और जो नेक्स्ट है पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स करें। सबसे बड़ा है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का बहुत ज्यादा बर्डन है, तभी बोला है पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स करें। जो एक्स्ट्रा बोरोइंग स्पेस है फॉर पावर सेक्टर, यूज कंडीशनल एक्स्ट्रा बोरोइंग स्पेस अवेलेबल फॉर पावर सेक्टर reforms. Center allows additional 0.5% of GDP subject to reforms in the power sector. तो उसको यूज करें to reform the power sector कि जो आपकी बिजली है वो उसका चोरी ना हो। और
ट्रांसपेरेंट सब्सिडी बजटिंग होनी चाहिए, प्रोवाइड सब्सिडी इंस्टेड ऑफ एरियर्स बिल्डअप। तो आप जब भी अपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज को सब्सिडी दे रहे हैं तो वो एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड सब्सिडी इंस्टेड ऑफ एरियर्स, जो पेंडिंग ड्यूज हो गए हैं तो डायरेक्टली देते रहे ताकि कोई भी जो अकाउंटिंग में इशू ना आए। उसके बाद आता है एक तरीका है सर, आपके पास अर्बन बॉडीज में रिफॉर्म्स करें। जब अर्बन लोकल बॉडीज में रिफॉर्म करेंगे तो आप जो अर्बन बॉडीज आपकी टैक्स कलेक्ट करती हैं उसमें भी थोड़ी ज्यादा अमाउंट आएगी। बोला जाता है ना कि आप म्युनिसिपल बॉन्ड्स लॉन्च करवाएं, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज में आप जीएसआई मैपिंग करवाएं ताकि प्रॉपर्टी पता लगे और प्रॉपर्टी का टैक्स मिल सके। नॉन टैक्स रेवेन्यू यूजर चार्जेस को रिवाइज करें, जैसे वाटर, ट्रांसपोर्ट, म्युनिसिपल सर्विसेज, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए। पॉलिसी रैशनलाइजेशन करें और कर्ब करें लीकेजेस। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्साइज पॉलिसी रैशनलाइजेशन। टैक्स जीएसटी एफिशिएंसी ड्राइव। अब आपको जीएसटी में स्टेट जीएसटी आता है, अगर जीएसटी का कंप्लायंस ज्यादा होगा तो जीएसटी का रेवेन्यू ज्यादा होगा। मतलब एक तरीका है रेवेन्यू बढ़ाएं, और जैसे रेवेन्यू जहां जहां पे कम है उसको रिफॉर्म्स करें, गवर्नेंस में रिफॉर्म्स करें या ब्रॉडर लेवल पे रिफॉर्म्स करें, पॉलिसी लेवल पे। जैसे कि एग्रीकल्चर में इनकम को थोड़ा टैक्स लगाएं, जो रिच फार्मर्स हैं, ब्लाइंडली सभी को फ्री ना कर दें, और एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम करें या उसको रैशनलाइज करें या अच्छे से खर्च करें, और पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स करें। दीज आर रिक्वायर्ड। और तीसरा चौथा है कि जो भी हमारा गवर्नमेंट का डेट है, डेट और लायबिलिटी को मैनेज करें, मीडियम टर्म डेट स्ट्रेटजी बनाएं और सीलिंग और मॉनिटरिंग करें कि भाई जो भी गारंटीज हैं, चार्ज रिस्क बेस्ड गारंटी फी, क्वार्टरली डिस्क्लोजर, ताकि गारंटी रिस्क आर मटेरियल इन पंजाब। तो कहने का मतलब क्या है, जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको अपने डेट और लायबिलिटी पे भी फोकस करना पड़ेगा। आपको जो आपका एफआरबीएम एक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये कमिटमेंट होनी चाहिए। एक अपना व्हाइट पेपर निकालें, उस पर बातें करें और मीडियम टर्म बनाएं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाएं, और इंश्योर करें कि जो पंजाब के डिफरेंट एसेट्स हैं, जैसे लैंड मोनेटाइजेशन, एसेट को मोनेटाइज करें, पीपीपी मॉडल लेके आएं, और जो नॉन कोर एसेट्स हैं ताकि आपके पास वहां से पैसा आए, और पैसा कहां स्पेंड करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो पंजाब गवर्नमेंट के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, उस एसेट को मोनेटाइज करें और वहां से इनकम आएगी वहां को कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाना स्टार्ट करें, और बोरिंग्स पे कम डिपेंड हो, और ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट को इंप्लीमेंट करें। और ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स हैं, जैसे नीति आयोग ने बताया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में कि पंजाब की कंडीशन इज द वर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, रेवेन्यू मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, डेट सस्टेनेबल नहीं है, और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर खराब है। दिस इज बेसिकली अ इशू। और कैपिटल आउटले इज बिलो 1% समटाइम्स और ऑलवेज रिमेन 2% से कम। हमारा जितना भी बोरिंग हुआ है 44,000, पंजाब का जो उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 8,000 है, दैट इज 8,000 है, दैट इज 17% टोटल बोरोइंग का, टोटल जीडीपी का ओनली 1 to 2%। और 18,000 हमने पावर सब्सिडी पे खर्च किया है, विच अकाउंट्स टू बी 20% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। आपको 100 रुपए आए रेवेन्यू से, आपने 20% सिर्फ पावर में सब्सिडी दे दी, दैट इज द वर्स्ट पार्ट, और ये हमने देख लिया है। उसके बाद एक चीज देखें, पंजाब की जो इकोनॉमी है इट इज अराउंड 7.3 to 7.6 लाख करोड़, और ये फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूं इट इज वेरी हेल्पफुल इन राइटिंग आपके पंजाब का जो भी डाटा होगा। जीडीपी ग्रोथ कितनी है, 9 to 10%, नॉमिनल है, ये करंट प्राइसेस पे है, जो कि वैसे बहुत कम है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। फिस्कल डेफिसिट हमने पढ़ लिया है, रेवेन्यू डेफिसिट इज अराउंड 3 to 3.5%, मतलब फिस्कल जितना है उनमें से मेन कंपोनेंट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का है। बोरोइंग्स आर यूज्ड टू फाइनेंस करंट अकाउंट्स नॉट कैपिटल अकाउंट्स। Liabilities are around 45%. Interest payments are the biggest component of revenue expenditure. Debt interest spiral leads to that vicious cycle. Capital expenditure is just 1 to 2%. Total expenditure का 5 से 6, total borrowing का 18% बस। और poor quality of expenditure. Revenue receipts है 14% of GDP, lower than many states. Power is the biggest burden that we have discussed about. और जो हमारी outstanding state guarantees हैं, it is around 31,000 करोड़, 4 to 5% ऑफ द जीडीपी। कमिटेड एक्सपेंडिचर इज वेरी वेरी हाई, और आपका जो कंट्रीब्यूशन आपको जीडीपी का बता दिया है। और इसी के 50th फाइनेंस कमीशन ने बताया था कि इसको ध्यान में रखते हुए पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को और फिस्कल डेफिसिट लेवल को ध्यान में रख के ही बोरोइंग करनी है। दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ लीगल फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स। अब जो स्टेट्स ज्यादा खर्चा करती हैं डेट ले लेके, तो उस पर फाइनेंस कमीशन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो सेंटर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं फॉर द काइंड ऑफ अ ग्रांट्स और अ डेवल्यूशन, और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के हम देते हैं।
आपको पता होगा फाइनेंस कमीशन पैसे देता है, डिवॉल्व करता है फ्रॉम द सेंट्रल, जो टैक्स की उसकी कीटी होती है वो स्टेट्स को देते हैं, तो उसके बेस पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगती हैं। ये हो गया फिजिकल हेल्थ ऑफ पंजाब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉर्डर सिक्योरिटी challenges that are basically important to tackle to ensure security of state of पंजाब। अब एक चीज समझें, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, आपके पास मान लो कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है, then you should be able to draw map of पंजाब। भाई ये तो रट लो, बना लो अपने कि मैं जब भी क्वेश्चन आएगा पंजाब का मैप बनाऊंगा ही बनाऊंगा, एक नंबर तो बढ़ गया आपका। अब एक चीज समझ लें, पंजाब पीसीएस के मेंस की अगर आप टॉपर की कॉपीज देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि पंजाब पीसीएस में जो नंबर दिए जाते हैं ये यूपीएससी की तरह नहीं दिए जाते हैं। यूपीएससी में आप बहुत अच्छा आंसर लिख लें, 10 में से आपके नंबर कितने आएंगे? 4.5, 4.25। बहुत खराब लिख लें तो नंबर कितने आ जाएंगे आपके? 2। एवरेज लिख लें कितने आ जाएंगे? 3.5 या 4। मतलब वहां पे नंबर का वेरिएशन ज्यादा नहीं है, तभी टॉपर के मार्क्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। टॉपर के 110 आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे, अगर आपने अबव एवरेज लिखा है आपके 100, 105 आ जाएंगे, नंबर 10 का गैप रहता है। पर पीसीएस में नंबर बड़े ज्यादा दिए जाते हैं, 10 में से 7 भी दिए जाते हैं और 3 भी दिए जाते हैं, वो गैप बड़ा ज्यादा है। तो आपको कुछ थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के बाद भी नंबर बहुत बढ़ जाते हैं। तो पंजाब पीसीएस के मेंस में वैल्यू एडिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और तभी मैं आपको फैक्ट्स दे रहा हूं। आप ये पीडीएफ उठाएं, लेक्चर सुने, अपने करंट में इन फैक्ट्स को डालें, आपका आंसर तैयार। आपको अपने एक स्टैटिक पार्ट पे 80% जो मेन आपका फोकस होना चाहिए उस पे होना चाहिए। पंजाबी, इंग्लिश, स्टैट्स, आपका एसए, जीएस 1, 2, 3, 4 जो सिलेबस में लाइंस लिखी हैं उसको उठाएं और उसको कर दें। और करंट का वेटेज सिर्फ 20% है। हमारे ये लेक्चर अराउंड 20-25 लेक्चर होंगे जिसमें सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए जाएंगे। अभी हम स्लो चल रहे हैं, पहले 2-3 लेक्चर में, फिर हम इस पे स्पीड को और बढ़ा देंगे जैसे जैसे हमारी थोड़ा सा पिच मैच कर गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब पहला बॉर्डर सिक्योरिटी चैलेंज क्या है सर? आप एक चीज समझें, पंजाब में एक तरह की लगा लो इंसर्जेंसी रही है पहले, यहां थोड़ा एक्सट्रीमिज्म भी है, और बॉर्डर हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी हम पाकिस्तान के साथ टच होता है, और लॉन्ग एंड सेंसिटिव इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। सबसे बड़ा इशू क्या है कि पाकिस्तान इज लाइक हम उसको एनिमी क्रिएट कर मानते हैं, और वहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो फायरिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्मगलिंग की हो, चाहे वो ड्रग्स की हो, चाहे वो आर्म्स की हो, इन सभी की प्रॉब्लम है। और जब कुछ एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट्स पंजाब वाली साइड पे हैं इंडिया में, तो इट बिकम्स मोर वल्नरेबल बॉर्डर वाला एस्पेक्ट। तो पंजाब शेयर द लॉन्ग बॉर्डर 553 किलोमीटर, और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि गुरदासपुर, जैसे कि फिरोजपुर, जैसे कि अमृतसर, तरन तारण, फाजिल्का, यहां पे हिस्ट्री ऑफ मिलिटेंसी है 1980s से 1990s को, ये ऐड कर देती है सिक्योरिटी सेंसिटिविटी को। फॉर एग्जांपल, आपको पाकिस्तान से जो थ्रेट आ रहा है दैट बिकम्स मोर डेंजरस व्हेन यू हैव मिलिटेंसी इन योर साइड ऑफ द बाउंड्री। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर। दूसरा आता है सर कि जो ये बॉर्डर है इस पे बहुत सारे जैसे कि रिवर, रावी और सतलुज के रिवराइन स्ट्रेचेज हैं, उनको फुली फेंस नहीं किया जा सकता, और वहां से क्या है, इनफिल्ट्रेशन के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो आप देखते होंगे गुरदासपुर में, या आप देखते होंगे अमृतसर में, तरन तारण में, फिरोजपुर में, ऐसे वहां से इनफिल्ट्रेशन होती रहती है, बिकॉज वहां पे रिवराइन स्ट्रेचेज हैं, जो स्ट्रेचेज हैं उनको आप फेंस नहीं कर सकते। तो मतलब ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट, बिकॉज रिवराइन है तो वहां पे फोगी कंडीशंस होती हैं, तो वैसे ही सर्विलेंस मुश्किल हो जाती है। तो आपने बता दिया ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, आपने बता दिया इंटरनेशनल बॉर्डर के कंस्ट्रेंट्स हैं, या अपना जो मिलिटेंसी है उसका कंस्ट्रेंट है। फिर आता है ये जो बॉर्डर है, इट इज क्लोज टू गोल्डन क्रेसेंट, ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, वहां से ड्रग्स आते हैं। और वही कल वाला यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, इट टॉक अबाउट कि जो अफगान से हीरोइन आती है वो गोल्डन क्रेसेंट से कहां एंटर करती है? इंडिया वाया पाकिस्तान, एंड पंजाब इज बेसिकली ट्रांजिट एंड कंजम्पशन जोन फॉर दैट। इट मींस जो गोल्डन क्रेसेंट के साथ में हमारी प्रॉक्सिमिटी है, इट क्रिएट्स अ थ्रेट ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। और एक चीज और देखें, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं है। अगर वो डेवलप नहीं है तो सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज ऑफ पीपल इन बॉर्डर एरियाज एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर द पीपल टू इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ क्राइम्स, जैसे कि ड्रग, ताकि उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्ट्रांग हो जाए। एंड दैट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम। अब अनएम्प्लॉयमेंट है,
सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, वल्नरेबल हैं, तो ये सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। और तभी एक आता है नार्को टेररिज्म नेक्सस। भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म अलग अलग माने जाते थे पहले, पर आजकल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को क्या होता था, अपना जो भी उनको इलीगल काम करना है उसके लिए उनको जो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी, वो टेररिस्ट ग्रुप देते थे। और टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग कौन देता था? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पर अब आजकल क्या हो रहा है, टेररिस्ट ग्रुप ही किसमें इन्वॉल्व हो गए हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, ताकि उनकी फंडिंग को खुद ही इंश्योर कर पाए, वो किसी पे डिपेंड ना रहे। और वही है नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और इसके कारण और ज्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। एक थ्रेट रहता है, जो फेक करेंसी नोट्स हैं वो भी इंडिया में एंटर करते हैं थ्रू दीज बॉर्डर्स, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान के बॉर्डर है और पाकिस्तान इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए फेक करेंसी नोट्स बनाता है। और वो कहां एंटर होते हैं? फिर पंजाब से इंडिया में एंटर होते हैं। दैट इज ऑल्सो बिगेस्ट हर्डल। और ऐसी जो हमारी कैटल स्मगलिंग होती है, ये सारी स्मगलिंग भी बॉर्डर से होती है। बिकॉज ऑफ बॉर्डर क्या है, थोड़ा ज्योग्राफी बड़ी टफ है, तो उसको इतना मैनेज करना मुश्किल, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। अब व्हाट आर द बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज? इसमें क्या आते हैं? क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग, ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग। भाई पहले हमने फेंस करना स्टार्ट कर दिया, डबल फेंसिंग भी की है कई जगह पे, हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस भी किया है, ड्रोन्स का भी यूज किया है। अब उन्होंने किया कि वो ड्रोन बेस्ड क्या कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं। आपने ड्रोन डाला, उस पर जीपीएस डाला और वहां पे डिलीवर हो जाएगा, कोई भी ह्यूमन एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ड्रग को आपने वहां पे गिरा दिया। और ये बीएसएफ की रिपोर्ट्स हैं, बहुत ज्यादा ये शो कर रही हैं कि ये रिकवरीज हो रही हैं पंजाब के बॉर्डर के अलोंग, जो ड्रोन बेस्ड ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। और जीपीएस enabled ड्रोन सिंस 2009 फॉर ड्रग ड्रॉप्स, क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग या ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग। अगला आता है आर्म्स एंड एम्यूशन स्मगलिंग। आपको पता है ना कि पंजाब में वैसे ही गन कल्चर ज्यादा है। इलीगल वेपन थ्रेटन इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। रिकवरी ऑफ AK सीरीज राइफल्स, इट्स अ फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। इनफिल्ट्रेशन एंड रेडिकलाइजेशन। अब इनफिल्ट्रेशन होगी और रेडिकलाइजेशन होगी। जब पंजाब में एक एलिमेंट रहता है एंगर, जो डिफरेंट सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं उनको कौन सपोर्ट करते हैं? दूसरी साइड के जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको रेडिकलाइज किया जाता है। साइबर जो स्पेस है आजकल, उसको यूज किया जाता है फॉर दैट पर्पसेस। तो फेक करेंसी एंड स्मगलिंग नेटवर्क्स आर बेसिकली इश्यूज दैट पंजाब इज फेसिंग। अब आता है कि इसके कारण इंपैक्ट क्या होते हैं बिकॉज ऑफ दैट इश्यूज ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी। क्या क्या इंपैक्ट्स होते हैं? अब इसमें देखें, पहला इंपैक्ट क्या है? थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब आपको पता होगा ड्रग मनी। अब देखें, ड्रग मनी जब आती है तो पंजाब में ड्रग का इशू है। पूरा का पूरा जो यूथ है, वो पंजाब में जो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उसमें 70% यूथ है। तो पूरा का पूरा जो यूथ है 70% ड्रग एडिक्ट, ह्यूमन कैपिटल वेस्ट हो रही है। दे आर डूइंग क्राइम्स लाइक, आप सुनोगा पंजाब में जो चेन स्नैचिंग है उसके इंसिडेंट होते हैं। तभी जो हमारा न्यू एक्ट आया है, जो भारतीय न्याय ये जो आए हैं, इसमें भी चेन स्नैचिंग को भी एक क्राइम माना गया है। बिकॉज जब तुम्हारे पास तुम ड्रग का यूज कर रहे हो, तुम्हारे पास इंप्लॉयमेंट नहीं है, तो इंटरनल सिक्योरिटी पैदा हो जाती है स्टेट में। और गैंग जो कल्चर है पंजाब में, इट इज ऑल्सो लिंक टू दैट ऑर्गेनाइज क्राइम। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? यहीं से आ रहा है। तो यू कैन मेंशन अबाउट गैंग कल्चर और दोज इंसिडेंट्स। यूथ रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ड्रग एडिक्शन हो रही है। और जब तुम्हारा लोग इस चीजों पे डिपेंड हो गए हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स वाले लोग, कि उनको पता है कि इन क्राइम्स में इन्वॉल्व होके जो इनकम इंश्योर हो पा रही है, तो वाई दे विल बी इन्वॉल्विंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बॉर्डर एरियाज और क्या हो गए हैं? अंडर डेवलप्ड हो गए हैं। तो अंडर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया, बिकॉज वहां पे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर नहीं है। और जिस स्टेट में मान लो गैंग कल्चर है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, वहां पे क्यों कोई इंडस्ट्री लगाएगा जहां किसी दिन की लाइफ ही सिक्योर नहीं है? तो यहां पे क्या हो रहा है? इंडस्ट्री सेक्टर और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और लोगों में क्या आप देखेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पंजाब सेफ नहीं है, बाहर जाके सेटल हो जाएं। ये भी सोशल ट्रस्ट डिक्लाइन हो जाता है या नहीं है, ये डिबेट की बात है। पर सोशल इरोजन एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट बिकॉज ऑफ दोज इश्यूज, तो लोगों में ये है फेडरल एंड एथिकल चैलेंजेस। अब जब ये चीजें क्रिएट होती हैं, तो पंजाब में मान लो सिक्योरिटी है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। वो पंजाब का जो बॉर्डर होता है उसके 15 किलोमीटर के अराउंड होती थी पहले, उसका उन्होंने दायरा बढ़ा के ज्यादा कर दिया, 50 किलोमीटर कर दिया। मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो मैंडेट है वो ज्यादा एरिया में कर दिया, एंड दैट क्रिएटेड टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के कारण ये इश्यूज भी क्रिएट हो रहे हैं कि किसकी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कई बार बोलते हैं कि सेंटर स्टेट के ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर वाले फंक्शन में घुस रही है। और कई बार इश्यूज क्रिएट होते हैं कि सिविल राइट्स के इशू क्रिएट होते हैं कि स्टेट्स आर डूइंग व्हाट, जो
कहते हैं कि कई बार इनकाउंटर्स करने पड़ते हैं, उससे ये भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जैसे गैंग कल्चर के हिसाब से। अब आता है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब पहला काम क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी के कारण एक्सटर्नल थ्रेट्स और इंटरनल थ्रेट्स कंबाइन हो जाते हैं। भाई एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी अलग अलग नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी एड करते हैं इंटरनल इनसिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज में, और इंटरनल फैक्टर्स भी एड करते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की इश्यूज में। दोनों क्लब होते हैं, ऐसे अलग अलग करना बड़ा मुश्किल है। तो एक्सटर्नली एडेड इंटरनल, इंटरनली एडेड एक्सटर्नल, प्योरली इंटरनल, प्योरली एक्सटर्नल, पर सारी चीजें आपस में लिंक्ड ही होती हैं। अब जब हम इंपैक्ट्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो पहला काम तो एक होना चाहिए सर कि जो आपके बॉर्डर एरियाज हैं, आपको उसकी सर्विलेंस बड़ी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, तभी गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक होता है कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं उसके लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम आई थी, या बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था कि जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां के लोगों को डेवलप किया जाए, एरियाज को डेवलप किया जाए, लोगों को फ्री मतलब अच्छी एजुकेशन हेल्थ दी जाए, ताकि लोग जो क्राइम है, क्रिमिनल्स हैं, उनको सपोर्ट ना करें, स्टेट को सपोर्ट करें। एंड दैट पीपल शुड एक्ट लाइक अ शील्ड, इंटेलिजेंट शील्ड या ह्यूमन इंटेलिजेंस टू द एजेंसीज, ताकि इन नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय करना इजी हो जाए। व्हेन द लोकल्स इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज, देन स्टेट या पुलिस को, ये लॉ एंड ऑर्डर वाली एजेंसीज को ये टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो एक आपको लोगोमीटर्स पैदा करना पड़ेगा, जो कि कम हो रहा है। एक आपको सर्विलेंस बढ़ानी है, उसमें आपको क्या करना है, नाइट विजन कैमरास होने चाहिए, ड्रोन्स होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होने चाहिए, कुछ भी हो नाइट में भी सर्विलेंस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो पहला क्या है, स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि क्या है कोई भी लोग ना आए। आप पहले फेंसिंग करें, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, फिर सर्विलियंस करें, यूज ऑफ सेंसर्स करें, ड्रोन्स करें, थर्मल इमेजर्स करें। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन करें, पंजाब पुलिस में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, NIA में, IB में और BSF में, ताकि सारी एजेंसी इकट्ठे काम करें, ताकि इनमें डिस्प्यूट ना हो, कि साइलोज में काम ना करें। फिर आते हैं कम्युनिटी को इंगेज करें, ताकि उनको पता हो कि अगर वो ऐसा गलत काम करते हैं तो इट इज बेसिकली डेंजरस फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर द स्टेट ऑल्सो। तो उनको साथ में ले, कम्युनिटी पुलिसिंग करें, लीगल और इन्फोर्समेंट मेजर करें, जैसे कि UPA है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, NDPC एक्ट है, और अदर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं, उनके अंदर इन क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल्स हैं, इनको पकड़ें और इनको सजा दें, ताकि ये ऐसा काम ना करें। डेटरेंस क्रिएट करें बाय इन्फोर्सिंग लीगल मैकेनिज्म एंड एनफोर्स देम इफेक्टिवली। अब इसके लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम किया। वही जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज, एडवांस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज। हम देख रहे हैं कि ड्रोन बेस्ड क्या हो रहे हैं, अटैक्स भी हो रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग भी हो रही है, तो आपको एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी कि ड्रोन्स को अटैक किया जाए। जो जब लास्ट टाइम ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान में, तो उन्होंने जो ड्रोन्स भेजे थे उसको हमने अच्छे से डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ताकि वो सिविलियंस को इंपैक्ट ना करें। और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद काउंटर नैरेटिव्स बनाएं कि उनकी जो आइडियोलॉजी फैल रही है सेपरेटिज्म की, उसके अगेंस्ट काउंटर नैरेटिव बना के आइडियोलॉजिकल लेवल पे, आपके आइडिया के लेवल पे भी हेजेमनी क्रिएट करें, ताकि उनकी हेजेमनी को काउंटर किया जा सके। और बॉर्डर सिक्योरिटी को ड्रग के साथ लिंक करें, और इनका क्या बनाएं, एक इंटीग्रेटेड क्या करें, सिस्टम बनाएं, BSF का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एंड पंजाब पुलिस का। अब मैंने आपको बताया कहानी कि एक कमेटी है, एक स्कीम है ऑपरेशन सहयोग। अब ये लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है आर्मी पे, तो आर्मी क्या करती है, BSF और पंजाब पुलिस दो ऑपरेशन टू इंटरसेप्ट स्मगलर्स, तो ऑपरेशन सहयोग में दोनों काम कर रहे हैं, BSF और पंजाब पुलिस। अब एक है कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, BSF है जो वो सिविक एंगेजमेंट करती है, कि आपको एजुकेशन दे दी, आपको हेल्थ दे दिया, लोगों में उनको पढ़ा दिया, बच्चों को, उन एरियाज के बच्चों को, ताकि लोकल का पुलिस पे या BSF पे ट्रस्ट बढ़ जाए। दैट इज कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। अब बॉर्डर विलेजेस लाइक हुसैनवाला, फाजिल्का, काकोवाल आर हाईली सेंसिटिव, तो यहां पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तो यहां पे हमें एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। 90% ऑफ पंजाब बॉर्डर इज फेंस्ड, बाकी हो नहीं पाता बिकॉज ऑफ रिवर्स। डबल फेंसिंग हुई है कई सेंसिटिव एरियाज में, जैसे कि ये हुसैनवाला फाजिल्का में। हमारी 150 बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर पोस्ट हैं पंजाब बॉर्डर पे। UNODC के हिसाब से 70-80% ऑफ हीरोइन एंटरिंग इंडिया वाया वेस्टर्न बॉर्डर्स पासिस थ्रू पंजाब। मतलब पंजाब इज लाइक अ ट्रांजिट रूट फॉर अ ट्रेड, ड्रग ट्रेड या ड्रग कार्टल्स। अब आता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब उसमें हमने आगे पढ़ेंगे अच्छे से। एक है विलेज डिफेंस कमेटीज, मतलब आपने विलेज में BSF और पंजाब पुलिस
बॉर्डर विलेजेस में कमेटीज बनाती हैं जिसमें उनके सरपंच, इलेक्टेड ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व होते हैं ताकि स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन को टैकल किया जा सके। अब जो एक कमेटी थी मधुकर गुप्ता कमेटी ऑफ 2017, इसने बॉर्डर प्रोटेक्शन को लेके आई थी। इसने बताया कि जो थ्रेट है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, उसमें क्या क्या इशू हैं। बॉर्डर के फेंसिंग के गैप हैं, थ्रेट असेसमेंट नहीं होती अच्छे से, इंटेलिजेंस वीक है, फोर्स डिप्लॉयमेंट के लेवल्स में कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट्स इन बॉर्डर मैनेजमेंट जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ बीएसएफ, पंजाब पुलिस एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। उसी के हिसाब से हमने ये चीजें बताई। इसने बताया कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करें और गवर्नमेंट लेके भी आई फिर क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। और उसने पंजाब स्पेसिफिक जैसे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, वैसे ही क्या है जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे ये वाला है। ये क्या है, पंजाब का 553 किलोमीटर इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो डेंसली पॉपुलेटेड और कल्टीवेटेड टेरेन में है। वहां पे रिवराइन स्ट्रेटेजीज भी हैं, फोग है, लो विजिबिलिटी है, ड्रोन बेस्ड स्मगलिंग है। तो उन्होंने तीनों गैप को कैसे दूर किया, एक तो हम क्या लेके आए, थर्मल इमेजर्स एंड नाइट विजन कैमराज, जहां पे डिटेक्शन फोग में भी, डार्कनेस में भी पकड़ी जा सकती है। ग्राउंड सेंसर लेके आए, सिस्मिक, मैग्नेटिक एंड अकूस्टिक डिटेक्शन हो जहां की मूवमेंट का पता लगे। बैटलफील्ड सर्विलियंस रडार्स आई बीएफएसआर टू ट्रैक मूवमेंट्स अक्रॉस जीरो लाइन, क्योंकि बॉर्डर के बीच में क्या होती है, जीरो लाइन होती है, मतलब आपका जो बॉर्डर है उसके कुछ एरिया में कोई मूव नहीं कर सकता, वो जीरो लाइन है। और वहां के लिए हमने बैटलफील्ड सर्विलियंस रडार लगाई। सीसीटीवी है और एआई एनालिटिक्स होता है कि पता लगता है मूवमेंट कैसे कैसे हो रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो रियल टाइम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ आप ह्यूमन इंटेलिजेंस पे कम डिपेंडेंट हो, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, विच इज मोर रिलायबल एंड मोर इफेक्टिव। ह्यूमन इंटेलिजेंस की अपनी इंपॉर्टेंस है और टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की अपनी इंपॉर्टेंस है। और आपने एक चीज देखा, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसका गोल क्या है कि जो वहां के विलेजर्स वहां से छोड़ के ना जाएं, आउट माइग्रेशन ना करें, क्योंकि जो विलेजर्स वहां पे रहेंगे जब, तो आपको इंसर्जेंसी को टैकल करना, इन्फिल्ट्रेशन को टैकल करना ज्यादा इजी है अगर विलेजर्स वहां पे हैं। और विलेजर के वहां पे उनको लाइवलीहुड अच्छा दें और वो उनको अपने साथ लेके आए, ना कि जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ उनको उधर पुश करें, बिकॉज दे आर लाइक अ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब। और जो मधुकर गुप्ता कमेटी थी, उसके बाद एक और कमेटी आई थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आई थी कारगिल रिव्यू कमेटी। और कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद उसके बेसिस पे आई थी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड ऑन कारगिल रिव्यू कमेटी। कारगिल रिव्यू कमेटी, मधुकर गुप्ता कमेटी, इनको आप मेंशन कर सकते हो अगर आपको बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करनी है फॉर पंजाब। आया समझ में यहां से। अब जो ये कारगिल रिव्यू कमेटी थी 1999 में आई थी, इसका एक ही गोल था कि आप वही जो उसने बोला है मधुकर गुप्ता कमेटी ने, क्योंकि ये कमेटी कब की, 2017 की है और ये उससे पहले आ गई थी कारगिल रिव्यू कमेटी। इसने भी सेम चीज बोली थी कि पंजाब में या इन जनरल फॉर इंटरनेशनल बॉर्डर्स हमारी सर्विलियंस स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हमें मूवमेंट का पता लगता रहे, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो आर्मी की मूवमेंट हो। और सिविल और मिलिट्री एजेंसी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बिकॉज आप कभी भी मिलिट्री या सिविल को अलग नहीं कर सकते हो। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, अगर उसको इफेक्टिवली काम करना है तो उसको लोगों के साथ भी मिलना पड़ेगा। तो आपको इंटीग्रेशन होना चाहिए सिविल एंड मिलिट्री एजेंसी में। और डिप्लॉयमेंट एंड टैक्टिक्स एट सेंसिटिव एरियाज, जो हमने देखा ना हुसैन वाला फाजिल का, जो सेंसिटिव एरिया वहां पे क्या होना चाहिए, डबल फेंसिंग की हमने। और वैसे ही उस रिव्यू कमेटी के बेसिस पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठे, उन्होंने ये सेम चीजें बताई जो उसने बताई हैं, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, फेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। वो सारी कहानी यहां पे बताई है। Included chapters on border and defense management, better fencing, technological solutions, improved command structure for frontier security. It suggests feed into national border strategy impacting Punjab's eastern border with Pakistan. तो ये पूरी कहानी है अगर पंजाब सिक्योरिटी की, बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करनी है। बट यू हैव टू मेंशन ऑल दोज फैक्ट्स, जो फिजिकल हेल्थ में हो, चाहे वो आपका किसको लेके हो, इसको लेके हो। आया समझ में। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक्स फ्रॉम टुमारोज। तो ये क्लास होती है 7:15 पे, तो अगर इसको रेगुलरली देखते रहें, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब दोज वीडियोस आल्सो, so that this gives us motivation so we can improve our content and give you best quality content. Thank you so much.